Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for उर्मिला देवी PG कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, हम आपको DELED सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान को पढ़ाने चल रहे हैं। जीव विज्ञान में हम आज टॉपिक लिए हैं भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत संक्रामक रोग से लिए हैं। पिछले वीडियो में मैंने संक्रामक रोग के बारे में थोड़ा सा बताए थे। आज संक्रामक रोग में जो फर्स्ट पार्ट्स है उसमें आपको बड़ी माता जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, तो इसमें हम बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स को हमने आपको दिखाया भी है। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है ये एक तरीके से महामारी का प्रकोप है। यह एक विषाणु द्वारा होता है और एक समय में यह रोग हमारे देश का अत्यंत तीव्र घातक रोग है। जैसे आज की डेट में कोरोना महामारी रोग चल रहा है, उसी तरह जो है यह भी रोग था बड़ी माता। उस समय देश में असंख्य बालक इस रोग से मर भी जाते थे और धीरे धीरे लेकिन आज टीके के उपयोग से इनकी सुरक्षा हो गई है। तो हम आपको बड़ी माता के बारे में तो बता दिए कि ये आपका महामारी का एक प्रकोप है। पहले इसके प्रकोप से बच्चे मर भी जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब टीके का उपयोग किया गया तो इस रोग से जो बच्चे थे वो एक तरीके से उनकी मृत्यु दर कम होने लगी। इनका जो कारण है वो है वेरोला मेजर विषाणु। जो विषाणु का नाम है वो वेरोला मेजर विषाणु है। इससे बड़ी माता जो रोग फैलता था, इनका जो संप्राप्ति काल है इसको हम कह सकते हैं, जो संप्राप्ति काल है यह इस रोग की अवधि 14 से 19 दिन तक होती है, कि एक तरीके से 2 सप्ताह या लगभग 3 सप्ताह जो है होता है कि संप्राप्ति काल को हम जो है एक तरीके से इनका जो अवधि है इनवेजिनेशन जो इनक्यूबेशन पीरियड्स जिसे कहते हैं, तो इनक्यूबेशन पीरियड्स में आपका जो है ये अवधि है संप्राप्ति काल को इनक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है संप्राप्ति काल, और इनके संप्राप्ति काल से ही पता चल जाता है कि ये रोग जब भी शरीर में होंगे तो उस समय आपके कम से कम 14 दिन और अधिक से अधिक 19 दिन तक रहेगा इनका प्रकोप। और ये एक तरीके से छुआछूत की बीमारी है छात्रों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसके संपर्क में रहने से ये स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा के माध्यम से भी जाते हैं, जल के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश करते हैं। और एक व्यक्ति जिसको रोगी जो हुआ है और वह रोगी अगर स्वस्थ व्यक्ति को टच कर लेगा, छू लेगा, तो उसके अंदर भी ये रोग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम संप्राप्ति काल के बाद जो है नेक्स्ट है कि रोग के क्या लक्षण हैं। रोग के लक्षण तो कैसे हम पता करेंगे कि बड़ी माता रोग जो है शरीर में हुआ है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो इसके लक्षण भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो लक्षण है वो है सिर एवं पीठ में तीव्र दर्द, सिर एवं पीठ
में तीव्र दर्द तथा शरीर में कपकपी वमन और मुख लाल हो जाता है। वमन और मुख लाल हो जाता है। ये तो लक्षण है छात्रों, ये आपके लक्षण है कि अगर बड़ी माता शरीर में प्रवेश की है तो उनका जो लक्षण है वो क्या है कि सिर एवं पीठ में तीव्र दर्द होगा और शरीर में कपकपी, वमन मीन्स वोमिटिंग, जो उल्टियाँ करेगा और मुख उनके लाल हो जाते हैं। सेकंड लक्षण है वो है रोग के तीसरे दिन माथे और कलाई पर लाल दाने दिखाई देते हैं। रोग के तीसरे दिन माथे और कलाई पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। तो छात्रों, ये जो हम आपको लक्षण बता रहे हैं, ये लक्षण आपके टोटल रोगी व्यक्ति के शरीर में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आज की डेट से बड़ी माता शरीर में अगर प्रवेश कर गई तो ये जो विषाणु अगर प्रवेश कर गया तो समझिए कि उसके तीसरे दिन मीन्स आज से तीसरे दिन वो उनके माथे और कलाई पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। और अगला पॉइंट है आपके जो है थर्ड पॉइंट ये है कि दाने निकलने के 5वें या 6वें दिन उनमें एक प्रकार का द्रव भर जाता है। मतलब दाने निकलने के 5वें या 6वें दिन उन दानों में द्रव भर जाता है। द्रव जैसा पदार्थ द्रव भर जाता है। अगला कैरेक्टर्स है आपके प्रत्येक दाना ऊपर उठा हुआ छाले के समान। प्रत्येक दाना ऊपर उठे हुए छाले के समान प्रदर्शित होता है। अब ये तो लक्षण हो गए छात्रों, ये बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के लक्षण हो गया कि मनुष्य उस रोगी के शरीर को देखते हुए अगर देख लिया पहचान जाएगा और ये लक्षण उनके देख करके बता देगा कि ये बड़ी माता के जो विषाणु हैं उनका प्रकोप है। अब इनके जो लक्षण के साथ साथ अब इनके रोकथाम क्या होंगे, इनका उपचार क्या है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट है उपचार एवं रोकथाम। सबसे पहले ये बात है छात्रों कि कोई भी विषाणु या कोई भी जीवाणु अगर रोग में प्रवेश करता है तो सबसे पहली बात ये है कि उसको
हम जो है अपने शरीर को सुरक्षित करना चाहिए, अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए, उसको हमको परहेज करना चाहिए, क्योंकि दवा से ज़्यादा आपको परहेज करना आवश्यक होता है। इसलिए जो है रोग से हम मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम कह सकते हैं चाहे छुआछूत बीमारी हो चाहे बिना छुआछूत बीमारी हो, अगर हम केवल दवा खाते रहें और उसकी सुरक्षा न करें तो क्या होगा कि रोग कम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इनके उपचार हैं, जो रोकथाम है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे प्रमुख उपाय यह है कि 6 माह की आयु से पूर्व प्रत्येक शिशु को चेचक के टीके लगवा दिए जाएं। मतलब कि इसमें अगर कोई भी बच्चा है, बच्चे के 6 माह पूर्व प्रत्येक शिशु को 6 माह की आयु में, 6 माह की आयु के पूर्व शिशु को पूर्व चेचक का टीका लगवा देना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में ये विषाणु न फैले कि जन्म से, जैसे बच्चे का जन्म हुआ 6 माह के पूर्व जो है 6 माह की आयु के पूर्व जो है चेचक का टीका अगर लगवा देते हैं तो ये विषाणु होने की संभावना नहीं रहेगी। अब दूसरा पॉइंट है, जिन स्थानों पर रोग का प्रकोप हो वहाँ भी इनके टीके लगवा दिए जाएं। जिस स्थान पर बड़ी माता का प्रकोप हो वहाँ भी टीके लगवा देना चाहिए। अगला पॉइंट है जो इनके उपचार हैं, वो है आपके थर्ड पॉइंट, चेचक के रोगी को परिवार के सदस्यों से अलग कमरे में रखा जाए। चेचक के रोगी को परिवार से अलग कमरे में रखा जाए ताकि उनके परिवार को ये रोग न हो। चौथा पॉइंट ये है कि रोगी को यथासंभव बिस्तर पर विश्राम करने दिया जाए। रोगी को यथासंभव बिस्तर पर विश्राम करने दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर ऐसे विषाणु हैं तो या किसी तरह के विषाणु अगर शरीर में प्रवेश हैं तो रोगी को कम से कम बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला उपाय है कि 5वां, इस रोग में पेट साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। इस रोग में पेट साफ रखना आवश्यक होता है क्योंकि अगर इसमें पेट साफ नहीं है तो और बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए इस विषाणु में कम से कम शरीर स्वस्थ रहनी चाहिए
पेट साफ रहना चाहिए, तब जा कर के जो है ये रोग जल्दी से सही होगा। अगला पॉइंट है 6, रोगी को तरल एवं हल्का भोजन दिया जाए। रोगी को तरल एवं हल्का भोजन दिया जाए क्योंकि अगर रोगी को आपका कॉम्प्लेक्स भोजन दिया जाएगा, ठोस भोजन देंगे तो दिक्कत आएगी। अगला पॉइंट है रोगी को खुजलाने नहीं दिया जाए। रोगी को खुजलाने न दिया जाए क्योंकि ये रोग होने से शरीर में खुजलाहट होती है। जब जो स्पॉट बन जाते हैं शरीर में तो उस स्पॉट में द्रव भर जाते हैं, उस समय खुजली बहुत तेज होती है। अगर रोगी अपने शरीर को खुजला देता है, उसमें द्रव जो अगर बाहर निकल जाएंगे तो और फैल जाएगा। इसलिए रोगी को हमेशा खुजलाने न दिया जाए। एक तरीके से उनको खुजलाने से रोका जाए ताकि ये रोग जो है रुक जाए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, और उनके बिस्तर को भी साफ रखना चाहिए जहाँ पे वो लेटेंगे, और वहाँ पे किसी अदर व्यक्ति को न जाने दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य को न जाने दिया जाए। नहीं तो उससे क्या है कि और वो बीमारियाँ फैल सकती हैं छात्रों। अब अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट ये है कि रोगी द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक वस्तु, जैसे वो आपके जो प्रत्येक वस्तु क्या होगी, प्रत्येक वस्तु में जैसे वस्त्र के बाद जो है खाना खाना, तो ये सब जो है उसके जैसे वस्त्र अगर उसका है तो किसी अदर जो स्वस्थ व्यक्ति है उससे टच न हो। जिस बर्तन में वो खाना खाए वो दूसरे को न दिया जाए, तो उससे क्या है कि बड़ी मात्रा में जो विषाणु है उनको जो है रोका जा सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जो अगर ये रोग से ग्रस्त हैं तो इनको एक अलग कमरे में, जैसे क्वारंटीन सेंटर होता है, वहाँ पे कोई न जाए, जिससे रोग जल्दी से सही हो जाए, नहीं तो उसका प्रकोप फैलता जाएगा। तो छात्रों, ये तो हम आपको संक्रामक रोग में पहला रोग आपको बड़ी माता के बारे में बताया। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसका कारण समझिए कि कौन से विषाणु से ये रोग होता है, तो वेरोला मेजर। और इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है, जो संप्राप्ति काल है कि यह रोग अगर शरीर में आ गया तो कितने समय तक वो रहेगा, तो 14 से 19 दिन। फिर इसके क्या लक्षण हैं कि जिससे हम पहचान जाए, जैसे शरीर में दर्द और शरीर में ठंडक लगना, उल्टियाँ होना, मुख लाल हो जाना, और उसके बाद रोगी के वो तीसरे दिन उसके माथे और कलाई पे दाने निकल आना, फिर दाने में द्रव जैसा दिखाई देना, फिर उसके जो द्रव वाले पदार्थ हैं उनमें आपके गड्ढे बन जाना, ये सब उनके लक्षण हैं। और लक्षण के साथ साथ फिर जो है उसमें आपको देखना है कि और अलग से क्या पॉइंट हैं, तो उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, इस तरीके से जो है आपको देखना है। अब अगला जो है हम आपको रोग बताने चल रहे हैं, तो अगले रोग में है आपका खसरा। तो खसरा भी आपकी एक छुआछूत बीमारी है छात्रों। तो खसरा आपके जो मेन है, तो ये तो हमने आपको बताया अभी बड़ी माता के बारे में। अब खसरा के बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो छात्रों, अगला जो संक्रामक रोग का टाइप है वो है खसरा। खसरा भी एक विशेष प्रकार के विषाणु से फैलता है। यह आपके एक महामारी का प्रकोप यह भी है। ये अधिकतर 10 वर्ष के बच्चों में यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, और यह भी एक छुआछूत बीमारी है। अगर कहा जाए कि कोई भी बच्चे अगर अपने शरीर का पूर्णतया साफ सफाई नहीं रखते हैं
तो ये आपके विषाणु जो है शरीर में फैलने लगते हैं और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है शरीर में, बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप है और रोगी जो है इसको ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह रोग से ज़्यादातर ग्रस्त हो जाएगा, तो उसकी मृत्यु भी संभावना रहती है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इसका जो मेनली यह रोग महामारी का रूप धारण कर लेता है। आज से करीब 50 वर्ष पहले जो भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा था, जैसे हैजा है, खसरा है, पोलियो है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि उनके टीके आ गए, उनके वैक्सीन आ गए, जिसकी सहायता से ये रोग जो है धीरे धीरे कम हो गए और आज की डेट में जो है बहुत ही कम हो गया। किसके विषाणु जो है फैल नहीं पाते हैं, फैलने के पहले उनमें जो है टीके जो है लगवा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा हो जाती है। जैसा कि इनका संप्राप्ति काल जो है वो 8 से 14 दिन तक रहता है, कम से कम 1 हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते ये कंटिन्यू रह सकता है जो इनका समय है। क्योंकि ये जितने भी विषाणु हैं उनका कम से कम 1 सप्ताह और अधिक से अधिक 3 सप्ताह 2 सप्ताह इनका जीवन काल रह सकता है, इनका संप्राप्ति काल रह सकता है छात्रों। इसलिए हमको जो है इनसे बचने के लिए हमें अपने शरीर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये अगर खसरा हुआ है तो उनको घर से बाहर न निकलने दिया जाए और उनके कपड़े साफ़ सुथरे रखें और उसके साथ साथ जो है कि उनको परिवार के सदस्यों से अलग रखें, उनके नहाने का सामान अलग करके रखें, उनके खाने का जो बर्तन वगैरह है उनको अलग रखें ताकि ये दूसरे व्यक्ति में ना पहुँचे। अब इनका जो रोग के लक्षण हैं, रोग के लक्षण कैसे आप पहचानेंगे कि किस व्यक्ति को खसरा हुआ है, तो जो पहला लक्षण है वो है आपके कि प्रारंभ में साधारणतः जुकाम और सिर दर्द होता है। प्रारंभ में जुकाम और सिर दर्द होता है, जुकाम और सिर दर्द होता है। सेकंड लक्षण है धीरे धीरे रोगी अस्वस्थ होने का अनुभव करता है। धीरे धीरे रोगी अस्वस्थ होने का अनुभव करता है। अगला अनुभव करता है और उसे ज्वर चढ़ने लगता है, उसे ज्वर चढ़ने लगता है। और तीसरा जो लक्षण है छात्रों, इसमें तो आपको प्रारंभ में जुकाम सिर दर्द हो जाएगा और उसके बाद रोगी को धीरे धीरे कमजोरियों का अनुभव होने लगेगा, अस्वस्थ हो जाएगा और उसे बुखार आने लगेगा। और थर्ड्स जो करता है गले एवं नाक पर सूजन आ जाती है, गले एवं नाक पर सूजन आ जाती है। अगला लक्षण है चौथे दिन शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। चौथे दिन शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये सब लक्षण हैं पहचानने का। इसके बाद जो है इनका जो रोग का उपचार है, अभी तो लक्षण है,
अब रोग का उपचार, कैसे उपचार होगा? किसी को खसरा हो गया, दिन भर वो खुजलाता रहता है और खुजलाने के साथ साथ उसमें उसका उपचार भी होना चाहिए छात्रों। तो अब जो उपचार है इनका, अभी तक तो हमने लक्षण आपको बताया, अब इसके उपचार बताएंगे कि उपचार क्या क्या हैं, कैसे ये खसरा सही हो सकता है। तो इसमें जो उपचार हैं, सबसे पहली बात ये है कि उपचार में आपको पहला पॉइंट है कि रोगी को स्वच्छ एवं वायुयुक्त कमरे में रखा जाए, कि रोगी को हमेशा स्वच्छ और वायुयुक्त रखना चाहिए, जिससे कि स्वच्छता से हवा अगर उसको मिलती रहेगी, शुद्ध हवा, और वो आपको उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो फिर ये रोग नहीं होगा। तो रोगी को स्वच्छ, पहला जो उपचार है, रोगी को स्वच्छ कमरे में तथा वायुयुक्त, रोगी को स्वच्छ कमरे में तथा वायुयुक्त स्थान पर रहने दिया जाए, जिससे वह रोग से पीड़ित न हो। यही उनका उपचार। अगर रोगी अगर रोग से ग्रस्त हो चुका है तो उसको ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा अच्छा मिले और स्वच्छ कमरा हो। अगला उपचार है, रोगी को यथासंभव ठंड से बचाया जाए। रोगी को यथासंभव ठंड से बचाया जाए। अगला उपचार है, जुकाम और खांसी के लक्षण प्रकट होने पर जुकाम और खांसी के लक्षण प्रकट होने पर तेल मल कर मालिश करना चाहिए। तेल से मालिश करना चाहिए ताकि जुकाम कम हो जाए और खांसी भी धीरे धीरे कम हो जाए। चौथा उपचार है, यदि आँखों में पीड़ा हो तो आँखों को बोरिक एसिड के घोल से धोना चाहिए। यदि आँखों में पीड़ा हो तो बोरिक अम्ल के घोल से आँखों को धुलना चाहिए। आँखों को जो है बोरिक अम्ल के घोल से धुलना चाहिए। तो छात्रों, ये तो लक्षण के साथ साथ हमने उपचार भी आपको बता दिया कि रोगी को स्वच्छ कमरे तथा वायुयुक्त स्थान पे रहने दिया जाए। रोगी को यथासंभव ठंड से बचाया जाए। फिर जुकाम और खांसी के अगर लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं तो तेल से उनको मालिश करवाना चाहिए या करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, यदि आँखों में अगर पीड़ा हो तो बोरिक अम्ल के घोल से धुलना चाहिए, जिससे आँख हमारे स्वच्छ रहे और फिर कोई दिक्कत ना आए। तो छात्रों, ये हमने आपको भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत, भोजन तो अलग चीज़ है, स्वास्थ्य भी है। भोजन अच्छा मिलेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर भोजन अच्छा नहीं मिला तो स्वास्थ्य खराब होगा, तो उससे जो रोग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें आपके संक्रामक रोग एक पॉइंट है। तो संक्रामक रोग में हमने आपको खसरा रोग के बारे में बताया कि खसरा रोग
का जो संप्राप्ति काल है वो 8 से 14 दिन है। खसरा रोग एक महामारी रोग है और इससे जो है अगर न ध्यान दिया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो रोग के लक्षण हैं कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कि प्रारंभ में जुकाम सर्दी होगा, फिर उसको धीरे धीरे उसकी बॉडी जो उसका शरीर अस्वस्थ होने लगेगा, कमजोरियां हो जाएंगी, फिर नाक और गले में सूजन आने लगेंगे। इसके साथ साथ इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो रोगी को स्वच्छ कमरे तथा वायुयुक्त स्थान पे रहने दिया जाए। फिर रोगी को ज़्यादा ठंडे स्थानों पे न रहने दिया जाए। जुकाम और खांसी के अगर संकेत हो रहे हैं तो उसे तेल से मालिश करवाना चाहिए। और आँखों में अगर जलन हो रही है या दर्द हो रहा है छात्रों, तो उसको बोरिक अम्ल के घोल से उनकी आँखों को धुलना चाहिए ताकि अदर विषाणु जो है शरीर में ना प्रवेश करे, क्योंकि आँख भी मनुष्य के शरीर का एक अमूल्य भाग है। तो छात्रों, आज हमने आपको सेकंड सेमेस्टर विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में संक्रामक रोग के 2 पार्ट हमने बताया, एक आपका खसरा और एक बड़ी माता। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।